नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड के संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड यद्यपि एक संघ राज्य है, किंतु उसकी शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जिससे लगता है कि स्विस संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है। मूल संविधान के अंतर्गत अगर इन केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को हम देखें तो निम्न बातें देखी जा सकती हैं। पहली बात कि संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय सरकार को सौंपी गई है। तो महत्वपूर्ण शक्तियों में हम देखते हैं कि संविधान केंद्र को मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में अधिकार प्रदान करता है, और मुद्रा और बैंकिंग ऐसा अधिकार है जिसके आधार पर कैंटनों के समस्त आर्थिक और व्यापारिक जीवन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। दूसरी बात, समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र सरकार को है। तो समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उनके संबंध में अंतिम अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, और वहाँ के जो कैंटन हैं उनकी सरकारों द्वारा केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता, और यह व्यवस्था केंद्र को बहुत अधिक महत्व प्रदान करती है। तीसरी बात, केंद्र द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था है। संविधान की धारा 52 के अनुसार किसी कैंटन में अशांति और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र कैंटनों के शासन में हस्तक्षेप कर सकता है। इस संबंध में केंद्र को इतना अधिक अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र से सूचना मिलने की प्रतीक्षा किए बिना ही केवल गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर भी किसी कैंटन का शासन अपने अधिकार में ले सकता है। यह व्यवस्था न केवल संविधान में है वरन व्यवहार के अंतर्गत केंद्र के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग भी किया गया है। 1848 में जो संविधान लागू हुआ उसकी धारा 16 के अंतर्गत 1848 और 1920 के बीच केंद्र के द्वारा 11 बार कैंटनों के शासन में हस्तक्षेप किया गया था, और यह सोचने का आधार बनता है कि केंद्र के द्वारा आगे भी आवश्यकता अनुसार कैंटन के शासन में हस्तक्षेप किया जाएगा। तो एंड्रे ने ये लिखा है कि संघ सरकार के निरंतर हस्तक्षेप के कारण कैंटन धीरे धीरे प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं रहेंगे, अपितु संघ सरकार की आज्ञाओं को पूरा करने वाले प्रशासकीय जिलों के सदृश ही हो जाएंगे। तो कैंटनों की स्थिति कहीं जिलों सरीखी न हो जाए, ऐसा एंड्रे का कहना है। चौथी बात यह है कि कैंटनों के कानून पर संघीय कानून को प्राथमिकता दी गई है। आर्टिकल 49 में यह कहा गया है कि कैंटन का कानून संघीय कानून के प्रतिकूल होने पर कैंटन के कानून पर संघीय कानून को ही प्राथमिकता प्राप्त होगी, तथा परिसंघ यह सुनिश्चित करेगा कि तो इस प्रकार केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बावजूद कैंटनों पर संघीय सरकार का नियंत्रण है, हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कैंटनों के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण में नहीं रखा गया। इसके अलावा व्यवहारिक राजनीति में भी केंद्रीकरण के कुछ तत्व हैं। वो देख सकते हैं कि सामाजिक सेवाओं के लिए निरंतर बढ़ती हुई मांग, यातायात के साधनों का उपयोग, उद्योगों में यंत्रीकरण और औद्योगिक क्रांति, इन सब कारणों से व्यवहारिक राजनीति में केंद्रीकरण के तत्वों का इजाफा हुआ है। तो 1848 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका अनुच्छेद 31 और 34 के द्वारा ही केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बनाने का राइट्स दिया गया था। इसी तरह से जो नया संविधान बना है उसके अनुच्छेद 110 और 111 के द्वारा केंद्रीय सरकार को ये अधिकार दिए गए हैं। और भी कई विषय हैं जिससे लगता है कि व्यवहारिक रूप से केंद्र जो है वो सशक्त हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी संघीय शासन में कैंटनों की महत्वपूर्ण स्थिति है। इसका मुख्य कारण ये है कि संविधान के द्वारा कैंटनों को न केवल अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं वरन निकटवर्ती राज्यों के साथ संधियां करना, सेना रखना, ऐसी शक्तियां भी उन्हें दी गई है जो साधारणतः संघ राज्यों में इकाइयों को प्रदान नहीं की जाती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी होगा उसमें कैंटनों की स्वीकृति जरूरी है, और नागरिकों तथा राजनीतिक गतिविधियों का मूल केंद्र कैंटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय शासन में कैंटनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कैंटनों को अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो निकटवर्ती राज्यों के साथ संधियां करने और सेना रखने की शक्ति है। संवैधानिक संशोधनों में कैंटनों की स्वीकृति है, और सबसे बढ़कर जो नवीन संविधान का अनुच्छेद 46 और 47 है उस राज्य व्यवस्था में कैंटनों की इंपॉर्टेंस को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 46 के अनुसार परिसंघ कैंटनों को अधिकाधिक संभव सीमा तक कार्यक्षेत्र प्रदान करेगा तथा उसकी विशेषताओं का सम्मान करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार परिसंघ जो है वो कैंटनों की स्वायत्ता का सम्मान करेगा। इन सब के अतिरिक्त स्थानीय स्विस नागरिकों के स्वभाव का भी एक लक्षण है कि कैंटनों का सम्मान किया जाता है। तो हम अनुच्छेद 47 और 46 के आलोक के साथ ही ब्रुक्स के शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक कैंटन सक्रिय राजनीतिक जीवन का केंद्र है।
तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्विस संघ के अंतर्गत केंद्र सरकार और कैंटनों की सरकार दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, दोनों में सद्भावनापूर्ण संबंध है, दोनों पारस्परिक सहयोग से काम करते हैं। इसका प्रमाण ये है कि अधिकांश संघीय कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन, उनकी क्रियान्विति कैंटनों की सरकारों द्वारा ही की जाती है। नवीन संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और कैंटनों की सरकार के बीच आपसी सहयोग की भावना और स्थितियों को पूर्व में संविधान और राज्य व्यवस्था की तुलना में अधिक प्रबल बनाने की चेष्टा की गई है। तो हम कह सकते हैं कि स्विस संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण की तत्व तो है, व्यवहारिक रूप से भी केंद्र को सशक्त बनाया जा रहा है, लेकिन कैंटनों की भी अपना ओहदा है, उनका एक महत्व है, उनका एक स्थान है और दोनों मिलकर सद्भावना से दोनों काम करते हैं। संघवाद का ये मूल मंत्र भी है कि जब तक इकाइयाँ और संघ साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो संघवाद सफल नहीं हो सकता। तो स्विस संघ व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि कैंटन और संघीय सरकार मिलजुल कर काम करते हैं। तो आप इस हिस्से को पढ़ें चैप्टर के, और कोई दिक्कत हो तो हम इस पर बात करते हैं। धन्यवाद।